जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो स्वागत तो कर लिए, लेकिन अब क्या आप शुरू करेंगे आप अपने किसान भाइयों को दिखाने के लिए? भाई शुरुआत हमारे किसान भाई बहन भी शायद अब तो जान गए हैं कि शुरुआत हम करते हैं हमेशा से कृषि समाचार से। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में अपना खेत अपना काम योजना लागू। केंद्रीय कृषि विभाग के संयुक्त सचिव ने की बैठक। एक मुलाकात सफल किसान धनंजय प्रसाद के साथ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत अपना खेत अपना काम योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत एक किसान को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 1,20,000 रुपए मजदूरी के रूप में और 80,000 रुपए सामग्री खरीदने के लिए मिलेगा। योजना का उद्देश्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है। किसान चाहे तो अपने खेत की मिट्टी हटाकर नई मिट्टी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही अब किसान खेत को उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई, खाद और बीज का भी इंतजाम कर सकेंगे। इस योजना से सीधे आदिवासी और अनुसूचित जाति के किसानों को जोड़ा जाएगा। पिछले दिनों कांके रोड स्थित समिति सभागार में केंद्र सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव आशीष कुमार भूटानी ने राज्य के कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का जो लक्ष्य है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने भूमि जांच करवाने पर भी जोर दिया। साथ ही बागवानी मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की। राज्य के किसान मटर की खेती से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। साथ ही बुआई से 12 घंटे पहले पानी में भिगो दें। अन्य फसलों की तरह मटर की खेती से बेहतर और सुरक्षित उपज हासिल करने के लिए बीज बुआई के वक्त ही कई जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस संबंध में किसानों को कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप जिसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता बीज की होती है, उसको जैसे कि आप मतलब 12 घंटे पूर्व अगर उसमें आप पानी में भिगो करके और उसको आप तब और साथ में खासकर राइजोबियम कल्चर से ट्रीटमेंट कर लें तो आपकी जो है अंकुरण क्षमता भी बढ़ती है। और जिसमें नाइट्रोजन, चूँकि ये दलहनी फसल होती है तो दलहनी फसल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम मटर करती है, तो ये अच्छा है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए तब आप बीज की बुआई करें। किसान भाई सब्जी फसल टमाटर से अच्छी उपज लेने के लिए सामान्य किस्मों में स्वर्ण लालिमा और अर्का आभा तथा संकर किस्मों में स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड 1 लगाएं। सब्जी फसल टमाटर की बुआई सितंबर तक और रुपाई अक्टूबर तक की जा सकती है। सामान्य किस्म स्वर्ण लालिमा और अर्का आभा की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वहीं शंकर किस्म स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई में 150 से 175 ग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से होती है, जिसकी उपज क्षमता 70 से 80 टन है। छोटे आकार वाले खेत या नर्सरी में लगे बिचड़ों पर दवा छिड़कने के लिए किसान 2 लीटर क्षमता वाले छोटा स्प्रेयर का उपयोग कर सकते हैं। इसे 8 से 10 बार पंप करने से प्रेशर तैयार हो जाता है और एक बटन को दबाने से अपने आप दवा का छिड़काव होने लगता है। आइए अब मिलते हैं डमारी गांव के सफल किसान धनंजय प्रसाद से। धनंजय प्रसाद की खासियत है कि ये जिस फसल की खेती करते हैं उसे लगाने से पहले ही ये विचार कर लेते हैं कि इस फसल का अच्छा या बुरा असर बाद वाले किसान को कितना प्रभावित करेगा और इससे उनको क्या घाटा या फायदा होने वाला है। मैं सबसे अधिक भिंडी की खेती किया हूँ और उसी से मैं अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहा हूँ। और इसके पहले और भी खेती है, मकई की खेती है। हाँ, मोटा मोटी 2 एकड़ में है, अभी है लगा हुआ है। अभी तो मोटा मोटी 30-25 हज़ार रुपये हो गया है अभी, और इसी से पढ़ाई लिखाई बच्चा का कर रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2450 रुपए, चावल उत्तम 2600 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2150 रुपए, चना 3600 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 5150 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 850 रुपए और प्याज 3560 रुपए से 4200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में हम लोग मंडी के भाव में जानकारी हासिल की, मौसम के मिजाज के बारे में जाने और खेती बाड़ी से जुड़े ढेर सारी जानकारी भी हम लोग हासिल किए। लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारी बाकी है इनको देने के लिए। अच्छा, तो अभी है? बिल्कुल, तो हमेशा की तरह किसान भाई बहनों को जो आप बताते हैं कि किस तरह सावधानी पूर्वक। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि आगे क्या बात करें उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, हम यही कह रहे थे कि हमारे किसान भाई बहनों को फटाफट हम पहले जानकारी दिला देते हैं। तो सबसे पहले उनको कीटनाशी दवाओं का प्रयोग हम कैसे सावधानी पूर्वक करें, इसके बारे में आप बखूबी किसान भाई बहनों को बताते हैं। एक बार थोड़ा बतला दीजिए फिर से। हम बताएं, उससे बेहतर होगा कि जो हमारे विशेषज्ञ और हमारा दल ने जो तैयार किया है, आप उसे देखें और बेहतर तरीके से समझें। उन सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ
कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। भाई जानकारी तो आपकी ये वाकई बहुत अच्छी थी। ये मेरी जानकारी नहीं है, हम सब की जानकारी है। बिल्कुल, किसान भाई बहनों के लिए ये जानकारी है और उम्मीद है कि वो इसे देखकर और
इसको अनुकरण करते होंगे। जी, तो केतकी भाजी, अभी तो हम लोग कीटनाशी दवाई का सुरक्षित उपयोग के बारे में जाने, लेकिन अब चूँकि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तो धान का और धान से जुड़े हुए मकई और कई सारे फसलों की खेती हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सब्जी फसलों की भी बृहद पैमाने पर खेती की जाती है। उसी में से एक है गोभी वर्गीय फसलों की खेती। अच्छा, आज इसीलिए आपने गोभी का पराठा भी खिलाया था। हाँ तो गोभी वर्गीय फसलों की खेती जब करें तो इस मौसम में कई ऐसे कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, हम गौर करें कि जब कई कीट लगें तो किस तरह से हमें कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल करना है और क्या क्या देखभाल करना है, क्या सावधानी बरतनी है, कीट लगता है उसे रोकथाम करें और क्या प्रबंधन करें, कीट प्रबंधन क्या हो, इस विषय पर आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और जानकारी दे रहे हैं कौन? डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। किसान भाइयों नमस्कार, अभी हैं हम BAU के प्रांगण में और आज आपसे चर्चा करेंगे गोभी वर्गीय फसलों में कीट व प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गोभी वर्गीय फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं? ये गोभी वर्गीय में जैसे फूल गोभी हुआ, बंधा गोभी हुआ, गांठ गोभी हुआ, सलजम हुआ, ये सब गोभी वर्गीय फसलें कहलाते हैं। तो किसान भाइयों, क्योंकि हमारा विषय है कीट प्रबंधन के बारे में, तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि गोभी फसलों को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। और चूँकि गोभी एक ऐसा फसल है कि सालों भर झारखंड में होता है, तो सालों भर झारखंड में गोभी होने के कारण कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसमें जो मुख्य कीड़े हैं वो गोभी का पतंगा है। गोभी का पतंगा का सबसे ज़्यादा आक्रमण होता है और इसको किसान भाई भी शिकायत करते हैं कि इसका निदान बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावे गोभी में लाही का प्रकोप होता है, तना छेदक का प्रकोप होता है, कभी कभी गोभी में चित्रित बग का भी प्रकोप हो जाता है। और इसके अलावे कभी कभी जब सूखा मौसम में भी देखा गया है कि एक तंबाकू का जो पिल्लू है, इसका आक्रमण भी गोभी वर्गीय सब्जियों में सबसे अधिक होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने इन कीटों के बारे में बताया हमारे किसान भाइयों को, तो इन कीटों से जो नुकसान पहुंचता है, हानि जो होती है फसलों को, उसका निदान कैसे हमारे किसान भाई कर सकें? पहली तो बात मैं किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार नुकसान करता है। तो ये जो पहला मैं बताया, जो सबसे बड़ा दुश्मन है गोभी का पतंगा। गोभी का पतंगा चूँकि सालों भर जब गोभी की खेती होती है तो इसका जो अंडा है, वो इसका जो तितली है या मादा कीट है, वो सालों भर अंडे देते रहती है। और ये अंडे जब फूटते हैं तो उसमें से जो पिल्लू निकलता है, तो प्रारंभिक अवस्था में जो गोभी का कोमल पत्ता हो गया, जो शुरू में कली के रूप में जो निकलता है, तो उसमें छोटे छोटे छेद करता है। प्रारंभिक अवस्था में तो पत्तियों के हरियाली को चाटता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा कीड़ा बड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छेद करता है। और केवल पत्तियों में अगर देखे होंगे, जब अधिक प्रकोप हो जाता है तो केवल छेद ही छेद देखा जाता है। और इसका प्रकोप हमेशा हमेशा चलता है गोभी का पतंगे का। उसके बाद जैसे गोभी का लाही है, वो पत्तियों के निचले सतह में रहता है और इसका जो बच्चा है, निम्फ है और वयस्क, दोनों नुकसान करता है। पत्तियों का रस चूसता है, जिसके कारण गोभी के पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पौधे का विकास रुक जाता है। किसान भाई, एक और कीड़ा है सेमी लूपर। सेमी लूपर जो है, वो जब पत्तियों पर चलता है तो वो लूप बनाता है, मतलब पीठ उठा करके चलता है किसान भाई, और वो पत्तियों में बड़ा बड़ा छेद करता है। तो इसको हम लोग सेमी लूपर कहते हैं। ये पत्तियों के में हरियाली को तो खाता है, लेकिन बड़ा बड़ा छेद कर देता है, पत्तियां पत्र विहीन भी हो जाता है। और उसके बाद तंबाकू का पिल्लू जो है, ये जब कभी कभी झुंड में आक्रमण करता है, एक साथ हजारों की संख्या में, और पूरा पत्तियों को पत्र विहीन कर देता है, पौधे को पत्र विहीन कर देता है, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब आपने एक चित्रित बग की भी बात मैं बताया। चित्रित बग भी जो है किसान भाई, कभी कभी अधिक प्रकोप होता है
और ये पत्तियों का रस चूसता है, जिसके कारण जैसे पत्तियां जल जाती है उस तरह का इसका मतलब लक्षण दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले निदान के लिए मैं गोभी के पतंगा की बात करना चाहता हूँ। गोभी के पतंगा का चूँकि आक्रमण सबसे अधिक होता है किसान भाई, तो गोभी के पतंगा के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको गोभी का पतंगा या कोई भी दूसरा कीड़ा भी लगता है तो हम जैविक नियंत्रण करें, क्योंकि गोभी फसल एक ऐसा है जिसमें हम लोग सब्जियों के रूप में उसको मतलब प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, प्रतिदिन उपयोग करते हैं। और रासायनिक कीटनाशक चूँकि जहरीला होता है तो हमारा शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सब्जियों में खास करके गोभी में जैविक नियंत्रण की ज़रूरत है। तो जैसे ही गोभी में कीड़े का प्रकोप होता है तो जैविक नियंत्रण करें, जिसका नाम है, जिसे बाज़ार में भी मिलता है आपका हाल्ट के नाम से, हाल्ट, बायोलेप, बीटी। तो इसको मात्रा करीब करीब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके संध्या समय छिड़काव करेंगे तो ये गोभी में लगने वाले कीड़े के लिए बहुत ही कारगर दवा है। एक बार मैं और भी बता देता हूँ, हाल्ट, बायोलेप, डेल्फिन या बायोबिट, इसका प्रयोग करें। करीब करीब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर संध्या समय छिड़काव करें। उसके बाद कम से कम अगर 18 दिन, गोभी का 18 दिन हो जाता है लगाए हुए, जब गांठ या उसमें कुछ फूल जैसा मतलब उसमें बनना शुरू हो जाता है, अगर कि गांठ बनना या फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय दवा अवश्य डालें किसान भाई। और उसके बाद अगर 20 दिनों के बाद आप नीम से बना हुआ दवा का प्रयोग करें। 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के पहले मैं अनुशंसा नहीं करता हूं, क्योंकि नीम से बना हुआ दवा कभी कभी पत्तियों को भी जलाता है। इसलिए 20 दिन के बाद, तो आप 20 दिन के बाद जैसे हो या 20 दिन पर आप नीम से बना हुआ दवा का प्रयोग करें। नीम जैसे बाज़ार में भी दवा मिलता है, अचूक है, निमेरिन है, नीम गोल्ड है, निम्बेसिडिन है। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और छिड़काव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, चाहे गोभी का पतंगा हो गया या सेमी लूपर हो गया या लाही हो गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तंबाकू का पिल्लू कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है, तो उसके लिए अगर कभी वैसा हो तो हम डाइक्लोरभॉस के नाम से ये कीटनाशक बाज़ार में मिलता है। तो चूँकि रासायनिक है, इसकी मात्रा करीब करीब 1 लीटर पानी में 1 ml का घोल बनावें और उसमें 1 ग्राम सर्फ मिलाकर अच्छी तरह घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इन कीड़ों को, जो तंबाकू का पिल्लू है या सेमी लूपर है, इसको बहुत ही आसानी से नियंत्रित करता है। तो किसान भाइयों, देखा डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे कि जो अधिक हानि करते हैं, तंबाकू का पिल्लू, ये सब के लिए जो दवाइयाँ बताई वो उन सब का आप प्रयोग करें और अधिकतर शाम में छिड़काव करें। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, जो जैविक कीटनाशक है उसको शाम में, जैसे नीम से बना हुआ कीटनाशक हो गया या फिर जो बैक्टीरिया से, जैसे हाल्ट बताया या डेल्फिन बताया, बायोबिट बताया, तो इसको कम से कम आप 3 बजे 4 बजे, आजकल का मौसम है तो दोपहर के बाद करें, धूप कम हो जाए। क्योंकि ये जो दवा है ना, ये बैक्टीरिया से बना होता है, इसलिए संध्या समय छिड़काव करने से इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। तो संध्या समय आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि रासायनिक विधि भी आपने बताई, जी, तो रासायनिक विधि से मनुष्यों पे कुछ कुप्रभाव? रासायनिक विधि जो मैं बताया, डाइक्लोरभॉस, ये किसान भाई कम से कम 7 दिन के अंदर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो गोभी काटने, अगर गोभी में फूल आ गया हो तो गोभी काट करके छिड़काव करें और उसके बाद कम से कम 7-8 दिन के बाद अगर डाइक्लोरभॉस का करते हैं तो, और फिर नहीं तो जैविक नियंत्रण करते हैं तो कोई आपको वो भी 1 सप्ताह के अंतर पर करें, लेकिन वो सुरक्षित दवा है। तो वही बता रहा हूँ मैं किसान भाइयों को कि जैसे कि रासायनिक विधि से ज़्यादा अच्छा है जैविक विधि। तो सिर्फ क्या जैविक विधि से खेती करते हुए हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं? एकदम लाभ उठा सकते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में ही गोभी जो लगाते हैं तो बीच में दूसरा सब्जी लगावे, जैसे धनिया लगा देते हैं, लहसुन लगाते हैं, तो उस तरह का मतलब आपका अंतर फसल का प्रयोग करें, अंतर फसल का, तो उससे भी
मतलब कीड़े मकोड़े का रोकथाम होता है और परजीवी कीट जो होता है ना उसका बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात है कि हम लोग ट्राइकोग्रामा को भी पालन करके खेत में छोड़ते हैं तो इसका भी प्रभाव देखा जाता है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने आपको गोभी वर्गीय फसलों के बारे में, कीट के प्रबंधन के बारे में कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों को, नमस्कार, जोहार। वाह वाह, जानकारी तो एकदम एक नंबर का। बिल्कुल, तो जानकारी हम एक नंबर की देते हैं, तभी तो मेरे किसान भाई बहन इतने शौक से ये कार्यक्रम देखते हैं और इसका फायदा उठाते हैं और खूब बढ़िया खेती करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन केतकी भौजी, अब घड़ी बता रहा है। अच्छा, घड़ी की सुइयां अब हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं, तो फटाफट आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर लिया, लेकिन हमें आप खत भी अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो या आपका सुझाव हो, आपके खत का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप खत भेजेंगे तभी तो हम इनकी समस्या का निदान कर पाएंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।